गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी ईवीएस मैम और हम ईवीएस का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, जिसमें अभी तक हमने बायोडाइवर्सिटी के जो डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, उसके वैल्यूज़ पढ़े, इम्पोर्टेंस पढ़े, डिफरेंट लेवल्स पे क्या बायोडाइवर्सिटी है वो पढ़ा। आज हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, क्या हैं, वो हम आप आगे डिफ़ाइन करते हैं, उसको पूरी तरह से अच्छे से समझते हैं हम। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ये एक बायोजियोग्राफिक रीजन होता है जो एक सिग्निफिकेंट रिजर्वायर है बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी का। रिजर्वायर का मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज़ को रिजर्व करके रखा गया हो, ठीक है, संभाल के रखा गया हो। जैसे हम पानी को किसी रिजर्वायर में संभाल के रखते हैं, उसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पर संभाल के रखा जाता है। एक ऐसा रिजर्वायर जो बायोडाइवर्सिटी के लिए ही बना होता है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ये एक बायोजियोग्राफिक रीजन होता है जो रिजर्वायर होता है बायोडाइवर्सिटी का, वो वाली बायोडाइवर्सिटी जो अंडर थ्रेट है, जिसको कोई ना कोई नुकसान पहुंचने वाला है, जो ख़त्म होने वाली है, जिसको किसी न किसी चीज़ का थ्रेट होता है। किससे ज़्यादातर थ्रेट होता है? ह्यूमन बींग से, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइट करते रहते हैं हर चीज़ को, उसको कोई भी अपने फ़ायदे, अपने कमर्शियल इकोनॉमिक पर्पस के लिए जो इंसान है वो बायोडाइवर्सिटी को बहुत हद तक एक्सप्लॉइट करता है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इसीलिए वो एक ऐसा रीजन्स होते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट जो भी स्पीशीज़ हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी में, उनको रिजर्व करके रखा जाता है, रिजर्वायर बनाया जाता है। उस रिजर्वायर को ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला जाता है, उस एरिया को, क्योंकि वो किसी न किसी थ्रेट के अंडर होते हैं और वो थ्रेट नॉर्मली ह्यूमन बीइंग का होता है। जो कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये सबसे पहले ओरिजिनेट किया गया बाय नॉर्मन मेयर्स ने इन 2 आर्टिकल्स में। इन द एनवायरमेंटलिस्ट 1988 में उसने बताया एक, दूसरा उसने बताया 1990, ठीक है। रिवाइज्ड आफ्टर थ्रू एनालिसिस बाय मेयर्स एंड अदर्स इन हॉटस्पॉट्स। तो इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने ही पहला कंसेप्ट जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का है ये इन्होंने ही दिया कि कौन सा रीजन क्यों होना चाहिए, कौन से स्पीशीज़ उसके अंदर होने चाहिए बायोडाइवर्सिटी के, जो कल को किसी ख़त्म होने हो सकते हैं, किसी का थ्रेट होता है उनको। अर्थ का जो बायोलॉजिकल रिचेस्ट और मोस्ट एंडेंजर्ड टेरिशियल इको रीजन्स हैं उनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाया गया। तो ये जो भी जियोग्राफिकल रीजन्स हैं इनको अर्थ का बायोलॉजिकली रिचेस्ट और इसमें मोस्ट एंडेंजर्ड टेरिशियल स्पीशी होते हैं, इसलिए इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो स्पीशी रहेंगे जो किसी थ्रेट के अंडर होते हैं। ये एक टाइप का रिजर्वायर ही बना है उन बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज़ के लिए। तो नटशेल में हम ये बता सकते हैं ये वो एरिया है जहाँ पे ऐसे स्पीशी को रखा जाता है। बहुत सारे स्पीशी ऐसे होंगे डिफरेंट टाइप के, जिनको कल को किसी और बाहर एनवायरनमेंट में रखा गया या किसी और स्पेस में रखा तो वह खतरे में आ सकते हैं। उनका ह्यूमन का खतरा हो सकता है, क्लाइमेट का खतरा हो सकता है। इसीलिए इस रीजन को एक तरफ से रिजर्वायर बना के रखा, प्रोटेक्ट करके रखा, ताकि ये स्पीशी जो है ये ख़त्म ना हो, एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में ना आए, इनको कोई थ्रेट ना हो। अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाने के हिसाब से उस मतलब बायोडाइवर्सिटी कौन सी जगह बनेगी वो क्वालिफाई होनी चाहिए वो जगह। तो मेयर ने 2000 में एक एडिशन बताया था हॉटस्पॉट मैप्स के हिसाब से कि रीजन को क्या क्राइटेरिया मीट करना है ताकि वो रीजन जो है, वो बायोजियोग्राफिक रीजन जो है वो क्वालिफाई कर सके, तब जाके वो बनेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो उसके हिसाब से उसको 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं उस जगह को, तब जाके वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनेगा। पहला जो क्राइटेरिया मीट करना है उस रीजन को कि नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़,
एंडेमिक स्पीशीज़ जो हैं वो स्पीशी होते हैं जो उस एक पर्टिकुलर एक जियोग्राफिकल एरिया में ही कन्फाइंड होते हैं, उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशी, जो किसी और जगह नहीं, उनको एक ही उसी एरिया में अच्छा हैबिटाइट मिलता है, अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, उनको वहाँ अच्छा क्लाइमेट मिलता है, वो होते हैं एंडेमिक स्पीशी। नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशी जो कन्फाइंड ओनली दैट एरिया, ठीक है, उसमें लगभग कितने होने चाहिए स्पीशी? लगभग एटलीस्ट 0.5% या 1500 स्पीशीज़ होनी चाहिए वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स। इतनी स्पीशी वेस्कुलर प्लांट्स के होने चाहिए। वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनमें कनेक्टिविटी होती है, फ्लोएम या जाइलम, क्योंकि ये इनके कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो इनको मिनरल्स, वाटर प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं ये टिश्यू, तो वो होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशी इस रीजन में लगभग 1500 स्पीशी होने चाहिए, वो भी वेस्कुलर, ठीक है। तो ये जो एंडेमिक स्पीशी है, जैसे मैंने बताया कि वो स्पीशी होते हैं जो उसी एरिया में रहते हैं, उनको अच्छा क्लाइमेट मिलता है, वो कहीं और बाहर जाकर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो उनकी कैटेगरी भी उस रीजन में 1500 होनी चाहिए, तब जाके उस एरिया को बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जा सकता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या फुलफिल करना है उस एरिया को, ये एक क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, फिर उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया कि डिग्री ऑफ थ्रेट क्या है, उस एरिया में उन स्पीशियों को कितना थ्रेट है, 30%, ठीक है, होना चाहिए, या उसका जो नेचुरल वेजिटेशन है वो अगर ख़त्म हो गया हो, उसको कहीं प्रिजर्व करना है, उसको कहीं रखना है, तो तब जाके वो एरिया को हम डिक्लेयर, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको डिक्लेयर कर सकती है एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी थ्रेटेंड, मतलब उस स्पीशी का उस एरिया में अगर वो थ्रेट में आ रहा है, या उसके पास 30% थ्रेट है, या उसका ओरिजिनल नेचुरल हैबिटाइट धीरे धीरे लेस हो रहा है, कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो उस एरिया को, उस बायोजियोग्राफिक एरिया को हम डिक्लेयर कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये दो क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं किसी भी एरिया को, बायोजियोग्राफिक एरिया को, ताकि वो बन सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये किसने बताया था? मियर्स ने 2000 एडिशन जो उसकी हॉटस्पॉट मैप निकला था, तो उसने बताया था कि रीजन को क्वालिफाई करने के लिए ये दो क्राइटेरिया जो हैं फुलफिल करने होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अराउंड द वर्ल्ड लगभग 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। ऐसे बायोजियोग्राफिक रीजन्स को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है, वो हैं पूरे वर्ल्ड में 34। किसने किया है? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने, जुलाई 2015 तक का डाटा है ये, ठीक है। इसका मतलब ये लगभग 2.3% ऑफ अर्थ का लैंड सरफेस जो है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये, ठीक है। बट ये साइट्स जो हैं, इन साइट्स में कितना 60% ऑफ वर्ल्ड के प्लांट्स हैं, बर्ड हैं, मैमल हैं, रेप्टाइल हैं, एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं, इथे वेरी हाई शेयर ऑफ एंडेमिक स्पीशी, वो स्पीशी जो कहीं और तो नहीं पाए जाएंगे, बस उसी एक पर्टिकुलर एरिया में वो पाए जाते हैं। स्पीशीज़ फाउंड नो प्लेस एल्स, बस उसी पर्टिकुलर उसी जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, वो है एंडेमिक स्पीशी। तो इसका मतलब अर्थ की 2.3% जो अर्थ का लैंड सरफेस है वो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और उसमें भी 60% वर्ल्ड के जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, मैमल है, रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, या एंडेमिक स्पीशी हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, तो वो इसी 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अंदर पाए जाते हैं। ईच ऑफ देम होल्ड एटलीस्ट, हर एक बायोडाइवर्सिटी 34 बायोडाइवर्सिटी है, तो हर एक बायोडाइवर्सिटी में लगभग 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशी होंगे,
and have lost at least 70% ऑफ इट इज़ ओरिजिनल हैबिटाइट। और उनमें से ये जो 1500 एंडेमिक स्पीशी हैं, इन लोगों ने अपना ओरिजिनल जो इनका हैबिटाइट था वो लॉस्ट किया। फिर जाके इनको उस पर्टिकुलर हॉटस्पॉट में जगह मिली जहाँ इनको प्रिजर्व किया, कंजर्व किया, इनको प्रोटेक्ट करके रखा, इनको एक रिजर्वायर में रखा, क्योंकि इन्होंने अपना इनमें से जो बहुत सारे जो स्पीशीज़ थे, एंडेमिक स्पीशीज़ थे, इन्होंने अपना ओरिजिनल हैबिटाइट जो है वो ख़त्म हो गया था। तब जाके इनको प्रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि हमारी स्पीशी ख़त्म ना हो, हम उन्हें प्रिजर्व प्रोटेक्ट करें, इसी वजह से ये हॉटस्पॉट्स बने हैं। तो इनमें से लगभग 70% ने अपना हैबिटाइट, ओरिजिनल हैबिटाइट खो दिया है। इन इंडिया 4 रीजन्स हैं जो क्वालिफाई करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को। ठीक है, इंडिया में क्या है, 4 रीजन वो जो क्वालिफाई करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अब हम वो आगे पढ़ते हैं कौन कौन से वो रीजन हैं। पहला आप देखेंगे ईस्टर्न हिमालय। फाइटो जियोग्राफिकली द ईस्टर्न हिमालयाज जो हैं वो एक डिस्टेंट फ्लोरल रीजन बनाता है। और ये रीजन कहाँ कहाँ से है, ये कहाँ कहाँ फैला है ये ईस्टर्न हिमालय? ये नेपाल है, भूटान है, स्टेट्स ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड कंटीजियस सेक्टर ऑफ यूनानी प्रोविंस इन साउथ वेस्टर्न चाइना। मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के पार्ट्स इस ईस्टर्न हिमालय को टच करके जाते हैं। इन द होल ऑफ ईस्टर्न हिमालय देयर इज़ एन एस्टिमेटेड, इस पूरे हिमालयन रीजन में ये पाया गया कि 9000 प्लांट स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 3500 जो हैं वो मतलब कितना हुआ, 39% एंडेमिक है, जिन्होंने अपना ओरिजिनल हैबिटाइट खो दिया था। और यहाँ पे उनको एक पर्टिकुलर रीजन में उनको वो हैबिटाइट और वो प्रोटेक्ट करने का सिस्टम बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी हाइट लगभग 1780 से 3500 मीटर्स हाइट होती है। ठीक है, इन द इंडियन पोर्शन, अब इसमें भी इंडियन का पोर्शन है इस ईस्टर्न हिमालय में, बाकी कंट्रीज़ भी है, नेपाल है, भूटान है, चाइना का कुछ पार्ट है, मगर इसमें जो इंडिया का जो पोर्शन है उसमें लगभग 5800 प्लांट की स्पीशीज़ पाई गई है। पूरे ईस्टर्न हिमालय में 9000 था, मगर इंडिया में ही 5800 प्लांट स्पीशी पाई गई। रफली 2000 में इसमें से जो हैं वो एंडेमिक है, जिनका हैबिटाइट लॉस हुआ, इनको यहाँ प्रिजर्व किया गया, रखा गया। ठीक है, एटलीस्ट 55 फ्लावरिंग प्लांट एंडेमिक टू दिस एरिया, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि वो रियर है और कहीं नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी इंडियन पार्ट का जो पोर्शन है, हिमालयन पोर्शन, उधर पे ही पाए जाते हैं वो। जैसे पिक्चर प्लांट है, देखा होगा आपने पिक्चर्स में, तो वो भी इसी ईस्टर्न हिमालयन में देखे जाते हैं। इस पिक्चर प्लांट को नेपिथिस खासियाना ये बोला जाता है, इसका बॉटनिकल नेम। ठीक है, एरिया जो है हैज़ लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड एज रिच सेंटर ऑफ प्रिमिटिव फ्लावरिंग प्लांट्स। पुराने ज़माने के जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे वो भी इस एरिया में पाए जाते हैं, इसीलिए इस एरिया को क्रेडल ऑफ स्पीशीज़ कहते हैं। आप क्रेडल बोलते हैं झूले को, जो छोटे बच्चे का झूला होता है, ठीक है, पालना। तो मतलब यहाँ पे पुराने ज़माने के स्पीशीज़ और आज के ज़माने के भी स्पीशीज़ और बहुत सारे रेयर स्पीशीज़ भी देखे जाते हैं। तो इसीलिए ये एक टाइप का उनके लिए झूला है, जिसमें वो सेफ रहते हैं, जिसमें वो फलते हैं, फूलते हैं, मज़े से रहते हैं। ठीक है, ये एरिया जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड रिलेटिव्स जो होते हैं प्लांट के, जो जंगलों में ही पाए जाते हैं, जिनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे राइस है, राइस तो हम भी उगाते हैं, मगर एक वाइल्ड वैरायटी होती है जो खुद ब खुद उगती है और डिफरेंट रहती है थोड़ी, उनका इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, वो यहाँ पाए जाते हैं। बनाना है, सिट्रस है, जिंजर है, चिली है। एक होती है वाइल्ड वैरायटी, एक जो हम खुद
कल्टिवेट करके बनाते हैं, वो थोड़ा मॉडिफाइड होता है। वाइल्ड में खुद ब खुद चढ़ते हैं वो, ठीक है। जिंजर है, चिली है, जूट है, शुगर केन है, वहाँ पे हम खेती बाड़ी नहीं करते, वहाँ खुद नेचर अपने हिसाब से चढ़ाता है। पर जब हम कल्टीवेशन करते हैं वो हम अपने पर्पस के लिए, अपने इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए हैफर्डली थ्रू द यूज़ ऑफ केमिकल्स करते हैं। पर नेचर जो है वो खुद ब खुद अपने हिसाब से जितना लिमिट होता है उतने में वो बनाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो वेस्टर्न घाट्स है, या हम बोल सकते हैं श्रीलंका का पार्ट। वेस्टर्न घाट रीजन जो है ये स्प्रेड है लगभग 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। और इसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया। ये रिचेस्ट सेंटर है एंडेज़म का, ठीक है। तो इसको बोला जाता है रिचेस्ट सेंटर्स ऑफ एंडेज़म। एंडेज़म जो होता है ये एक स्टेट ऑफ इज़ दैट स्टेट ऑफ स्पीशीज़ बीइंग नेटिव टू ए सिंगल डिफाइंड जियोग्राफिक लोकेशन, सच एज आइलैंड हो, स्टेट हो, नेशन हो, कंट्री हो या अदर डिफाइंड जोन, वो स्पीशी का जहाँ पे वो नेटिव होता है, ठीक है, जो वहीं पे पाया जाता है, जो कहीं और से कहीं और आप देखोगे तो वो कहीं पे भी पाया नहीं जाएगा, ठीक है। ड्यू टू वेरी टोपोग्राफी और microclimatic regions, some areas within the region are considered to be active zones of speciation। बहुत सारा क्लाइमेट के ऊपर फैक्टर डिपेंड होता है, बहुत सारा टोपोग्राफी के ऊपर होता है। कुछ एरिया के अंदर भी ऐसे रीजन मिलेंगे आपको जो काफ़ी एक्टिव होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ होते हैं। एरिया तो बहुत बड़ा है, एरिया के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स होते हैं। उन रीजन्स में भी कोई एक रीजन ऐसा होता है जो काफ़ी एक्टिव होता है, उसमें काफ़ी स्पीशीज़ होते हैं। बहुत सारे जो एंडेमिक और अदर स्पीशीज़ जो होते हैं उसको लिस्ट किया गया एज ए थ्रेटनेड, क्योंकि वो और कहीं तो पाए नहीं जाएंगे, वहीं उसी रीजन में पाए जाते हैं, क्योंकि वो एंडेमिक है, उसी पर्टिकुलर रीजन के हैं, उनको वहीं पे एक अच्छा हैबिटाइट मिल रहा है। उनको लिस्ट में रखा जाता है एज ए थ्रेटनेड, क्योंकि वो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। नियरली 235 स्पीशीज़ जो है एंडेमिक फ्लावरिंग प्लांट्स, उनको कंसिडर किया गया है वो एंडेंजर्ड है, मतलब उनको खतरा है, ख़त्म हो सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास और कोई हैबिटाइट नहीं है और वो किसी और जगह ना फ्लोरिश कर सकते हैं ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए यही एरिया उनके लिए बेस्ट भी है और यहीं पे उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। रियर फौना ऑफ द रीजन इंक्लूड, जो फौना में अगर देखेंगे, अभी तक तो प्लांट्स थे, फौना में आप देखेंगे लॉन्ग टेल्ड मैकाऊ, नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी तहर, फ्लाइंग सुखैरल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, ये सारे फौना हैं जो काफ़ी रेयर हैं और जो ईस्टर्न घाट्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। सच एवरग्रीन फॉरेस्ट लाई एट ए हाइट ऑफ अबाउट, अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट को देखेंगे तो वो लगभग 500 से 1500 मीटर्स तक हैं। 2 मेन सेंटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो हैं वो है अगस्था मिलिया हिल्स और साइलेंट वैली, ठीक है। थर्ड वन आप देख लीजिए, वो है इंडो बर्मा। इसमें क्या होता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक्सेप्ट आसाम और अंडमान ग्रुप जो है आइलैंड का, वो इसमें नहीं आता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आता है। और कुछ म्यांमार है, थाईलैंड आप देखेंगे, वियतनाम देखेंगे, लोएस देखेंगे, कंबोडिया एंड साउदर्न चाइना। तो आप देखेंगे इंडो बर्मा का जो ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का रीजन है, यहाँ पे आपको डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी के जगहें मिलेंगी जहाँ इनको प्रिजर्व करने के लिए रखा गया होगा, ठीक है। फोर्थ वन है सुंदला लैंड्स, इसमें निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। अगर आप देखेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बर्नाई, फिलीपींस, ये भी कुछ ऐसे रीजन हैं बायोजियोग्राफिक जहाँ बायोडाइवर्सिटी हमें काफ़ी मिलती है और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं, ठीक है। अब कुछ लिस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वर्ल्ड में
वो हम देखते हैं क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे हैं, वो लिस्ट हम देखते हैं। अब पहला आप देख लीजिए नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, हम देखते हैं। पहला नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में क्या है कि कैलिफोर्नियन फ्लोरिस्टिक प्रोविंस वहाँ पे है। दूसरा उसका देखिए मीज़ो अमेरिका। तीसरा देखिए मैड्रियन पाइन ओक वुडलैंड्स। तो ये कुछ तो उन स्पीशी के नाम से ही कुछ चीज़ें बनाई गई है। तो ये बायोडाइवर्सिटी है जो नॉर्थ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जो नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था जब पहले जो हमने पढ़े थे पहले लगभग जुलाई 2015 में, तब थे 34, मगर अब हो गए हैं 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अब 2021 तक आते आके तो 36 हो गए। अब जो नेक्स्ट है कैरेबियन में, कैरेबियन आइलैंड्स जो हैं वो भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, फिर हम चलते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। वहाँ पे आप देख लीजिए अटलांटिक फॉरेस्ट, चिलियन विंटर रेनफॉल, वेल्डिवियन फॉरेस्ट, वो भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ट्रॉपिकल एंडीज, सिराडो, ट्यूम्बीज, चोको, मैगडालेना, ये हमारे वहाँ पे मिलेंगे आपको साउथ अमेरिका में। यहाँ पे आपको काफ़ी डाइवर्सिटी मिलेगी और उनको प्रिजर्व किया जाएगा। जो जिनका एक वहाँ नेटिव प्लेस है, जिनको थ्रेट है किसी ह्यूमन से या किसी चीज़ से भी, क्लाइमेट से भी हो सकता है, तो उनको वहाँ पे रिजर्वायर बना के प्रिजर्व किया जाता है। अब इसके बाद यूरोप की तरफ जाते हो तो यूरोप में मेडिटेरेनियन बेसिन जो है वो मिलता है हमको। उसके बाद अगर अफ्रीका की तरफ जाते हैं, अफ्रीका में केप फ्लोरिस्टिक रीजन, काफ़ी वैरायटी है अफ्रीका में। ठीक है, ईस्टर्न एफ्रो मोंटेनी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मैप्यूटा लैंड, पोंडो लैंड, अल्बेनी, ये भी है। कोस्टल फॉरेस्ट्स ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, जुएनियन फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, मडागास्कर एंड द इंडियन ओशन आइलैंड्स हैं। सक्यूलेंट कारो, ये हमें अफ्रीका में इतनी सारी वैराइटीज़ हैं। देखा जाए तो अफ्रीका में लगभग 8 हॉटस्पॉट्स हमें मिल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के। ठीक है, मतलब इधर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो यहीं पे एंडेमिक हैं, जो कहीं और नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए इनको इतना रिजर्वायर बोला गया, प्रिजर्व करके रखा गया, एक हॉटस्पॉट बनाया गया, क्योंकि यहाँ की स्पीशीज़ बहुत मतलब वैरायटी है, उनका खतरा है ख़त्म होने का, इसीलिए उनको प्रिजर्व करने के लिए, अच्छे से प्रोटेक्ट रखने के लिए ये जगहें दी गई हैं। उसके बाद अगर जाएंगे सेंट्रल एशिया की तरफ, सेंट्रल एशिया में माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया जो है उसको दिया गया है बायोडाइवर्सिटी का लिस्ट में डाला गया है हॉटस्पॉट ये। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए साउथ एशिया की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ईस्टर्न हिमालय, नेपाल, इंडिया, वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा, इंडिया एंड म्यांमार, यहाँ पे साउथ एशिया में अलग अलग जगहों पे दिए गए हैं हॉटस्पॉट्स। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से हर एक जगह में अपने अपने हॉटस्पॉट उधर की स्पीशी को देख के दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया और जो एशिया पैसिफिक हैं, यहाँ कहाँ पे हैं। यहाँ है ईस्ट मेलानेशिया आइलैंड्स, न्यूजीलैंड, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वालाशिया, न्यू कैलेडोनिया, फिलीपींस, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन टेम्परेट फॉरेस्ट, सुंदरलैंड एंड निकोबार आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ईस्ट एशिया में आप देख लीजिए जापान है, माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्ट चाइना है। वेस्ट एशिया में अगर आप देखते हैं वहाँ है कैवुसेशियस, इरानो एनाटोलियन,
तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अलग अलग डाइवर्सिटी है हर जगह। इंडिया की देखा जाए तो 36 जो पूरे वर्ल्ड में हैं, उसमें से 4 डाइवर्सिटी तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं वो इंडिया में हैं, जिसमें मैं बताऊंगी आपको कौन कौन सी इंडिया में है, वो आगे मैं बताती हूँ। तो फ़िलहाल ये इतना। इंडिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी हैं वो है इंडो बर्मा, सुंदरलैंड्स, हिमालयाज़ और वेस्टर्न घाट्स। ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में हैं। यहाँ पे स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है पोचिंग से, हर एक ऐसे ह्यूमन थ्रेट से जो उनको होता है, और यहाँ उनको रिजर्वायर बनाकर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है।